हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम कैथरीन मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे क्लास 11 सेमेस्टर 2 इंग्लिश बी के न्यू सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इस सेमेस्टर के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स को शामिल किया गया है, उन सब के एक्सप्लेनेशंस तथा उनसे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर क्लास 11 सेमेस्टर 2 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड का इंट्रोडक्शन हम इससे पहले के चैप्टर द गार्डन पार्टी में पहले ही पढ़ चुके हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई दुख, मृत्यु और सहनशीलता पर आधारित एक भावनात्मक कहानी है। ये कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी में एक बॉस नाम का व्यक्ति है, जिसका बेटा युद्ध में मर चुका है। कई साल बीत जाने के बाद भी वो अपने दुख को पूरी तरह से भुला नहीं पाया है, लेकिन फिर भी वो अपने इस दर्द को दबाकर और छुपाकर रखने की कोशिश करता है। इस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक मक्खी इंक पॉट में गिर जाती है। बॉस उसे बार बार स्याही में डुबोकर बाहर निकालता है और देखता है कि वो कितनी देर तक संघर्ष कर पाती है। इस कहानी में मक्खी इंसान की जिंदगी का प्रतीक है, जो अपनी मुश्किलों से लड़ती रहती है, लेकिन अंत में मक्खी मर जाती है। इस बात से यह साबित होता है कि मौत से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। कहानी में बॉस का यह व्यवहार उसके अंदर छिपे दुख और बेचैनी को दिखाता है। वह जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तो ये था इस कहानी का सारांश। अब हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यू आर वेरी स्नग इन हियर, पाइप्ड ओल्ड मिस्टर वुडीफील्ड, and he peered out of the great green leather armchair by his friend the boss desk as a baby peers out of its pram. बूढ़े मिस्टर वुडीफील्ड अपनी बड़ी सी हरे रंग की आर्म चेयर पर बैठे हुए अपने फ्रेंड बॉस के डेस्क की ओर इस तरह से झांक रहे थे जैसे कि कोई बच्चा अपने प्रैम यानी गाड़ी से बाहर झांकता है। उन्होंने उनसे धीमी आवाज में कहा, आप यहाँ बड़े आराम से रहते हैं। His talk was over. It was time for him to be off. उनकी बातचीत खत्म हो चुकी थी और अब उनके जाने का समय हो गया था। But he did not want to go. लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। Since he had retired, since his stroke, the wife and the girls kept him boxed up in the house every day of the week except Tuesday. जब से वो रिटायर हुए थे और जब से उन्हें स्ट्रोक आया था, तब से उनकी पत्नी और उनकी बेटियां सिर्फ मंगलवार को छोड़कर हर दिन उन्हें घर के अंदर ही बंद रखती थी। On Tuesday, he was dressed and brushed and allowed to cut back to the city for the day. मंगलवार को उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया जाता था और शहर से बाहर जाना अलाउ किया जाता था। Though what he did there, the wife and girls couldn't imagine. लेकिन वो शहर जाकर क्या करते थे, ये उनकी पत्नी और बेटियां इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। Made a nuisance of himself to his friends, they supposed. वे सोचती थी कि शायद वो अपने दोस्तों को जाकर परेशान करते होंगे। वेल परहैप्स सो, हो सकता था कि ये बात सच भी हो। ऑल द सेम वी क्लिंग टू आवर लास्ट प्लेजर्स एज द ट्री क्लिंग्स टू इट्स लास्ट लीव्स। फिर भी जिस तरह से पेड़ अपनी आखिरी पत्तियों को पकड़ा रहता है, उसी तरह से इंसान भी अपनी आखिरी खुशियों को उसी तरह से पकड़ा रहता है। सो देयर सेट ओल्ड वुडीफील्ड स्मोकिंग अ सिगार एंड स्टेयरिंग ऑलमोस्ट ग्रीडीली एट द बॉस। इसलिए बूढ़े वुडीफील्ड वहां बैठकर सिगार पी रहे थे और बड़ी ही लालसा भरी नजरों से बॉस की ओर देख रहे थे। Who rolled in his office chair, stout, rosy, 5 years older than he, and still going strong, still at the helm. जो बॉस थे वो अपनी ऑफिस की कुर्सी पर घूम रहे थे। वह स्टाउट यानी तगड़े, गुलाबी चेहरे वाले और मिस्टर वुडीफील्ड से 5 साल के बड़े थे, लेकिन फिर भी वो उनसे स्ट्रांग थे और अपने हेल्म यानी काम में एक्टिव थे। It did one good to see him. उन्हें देखकर अच्छा लगता था। Wistfully, admiringly, the old voice added, "It's snug in here, upon my word." Wistfully यानी उदासी और प्रशंसा के साथ मिस्टर वुडीफील्ड ने अपनी बूढ़ी आवाज में फिर से कहा, सचमुच यहाँ बहुत आराम है। Yes, it's comfortable enough, agreed the boss, and he flipped the Financial Times with a paper knife. बॉस मिस्टर वुडीफील्ड से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यहाँ काफी आराम है। और फिर वो कागज काटने वाले चाकू से फाइनेंशियल टाइम न्यूज़पेपर के पन्ने पलटने लगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रूम। लेकिन सच बात तो ये थी
कि उसे अपने कमरे पर बहुत गर्व था। He liked to have it admired, especially by old Woodyfield. जब उसके कमरे की कोई तारीफ करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था, खासकर जब बूढ़े वुडीफील्ड उसके कमरे की तारीफ करते थे तब। It gave him a feeling of deep, solid satisfaction to be planted there in the midst of it, in full view of that frail old figure in the muffler. जब वो अपने कमरे में बैठा रहता था और उसके सामने बूढ़े और कमजोर वुडीफील्ड मफलर लपेटे हुए बैठे रहते थे, तो उन्हें देखकर उसे गहरा संतोष महसूस होता था। I have had it done up lately, he explained. बॉस मिस्टर वुडीफील्ड को बताते थे कि उन्होंने इसे हाल में ही बनवाया है। As he had explained for the past how many weeks. और ये बात वो पिछले न जाने कितने हफ्तों से बताते आ रहे थे। New carpet, and he pointed to the bright red carpet with a pattern of large white rings. उन्होंने एक उजली सी लाल कारपेट जिस पर बड़े बड़े सफेद रिंग्स के जैसे डिजाइन बने हुए थे, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, नई कालीन, न्यू फर्नीचर, एंड ही नोडेड टुवर्ड्स द मासिव बुककेस एंड द टेबल विद लेग्स लाइक ट्विस्टेड ट्रिकल। फिर उन्होंने एक बड़े से बुककेस और उस टेबल की ओर इशारा किया जिसकी टांगे ट्रिकल यानी गुड़ की लच्छियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थी, और कहा, नया फर्नीचर, इलेक्ट्रिक हीटिंग, बिजली से चलने वाला हीटर। He waved almost exultantly towards the 5 transparent pearly sausages glowing so softly in the tilted copper pan. उन्होंने बड़े ही exultantly यानी उत्साह के साथ 5 पारदर्शी मोती के समान चमकते हुए सॉसेजेस की ओर इशारा किया जो तांबे के एक पैन में हल्की रोशनी दे रहे थे। But he did not draw old Woodyfield's attention to the photograph over the table of a grave-looking boy in uniform. लेकिन उन्होंने बूढ़े वुडीफील्ड का ध्यान मेज के ऊपर लगी उस फोटोग्राफ की ओर नहीं दिलाया जिसमें यूनिफॉर्म पहने हुए एक गंभीर दिखने वाला लड़का था। स्टैंडिंग इन वन ऑफ दोज स्पेक्ट्रल फोटोग्राफर्स पार्क विद फोटोग्राफर स्ट्रॉन्ग क्लाउड बिहाइंड हिम। वह लड़का ऐसे बैकग्राउंड में खड़ा था जैसा कि फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफर लोग एक नकली पार्क बना देते हैं और उसके पीछे बादलों का दृश्य बनाया जाता है। इट वॉज नॉट न्यू, वो तस्वीर नई नहीं थी। It had been there for over 6 years. वो तस्वीर वहां पर 6 साल से लगी थी। There was something I wanted to tell you, said old Woodyfield, and his eyes grew dim remembering. बूढ़े वुडीफील्ड ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और उसकी आंखें कुछ याद करते हुए धुंधली हो गई। Now what was it? I had it in my mind when I started out this morning. अब वो सोचने लगा कि वो कौन सी बात थी जो वो उसे बताना चाहता था। जब वो आज सुबह घर से निकला था तब उसे वो बात याद थी। His hands began to tremble. उसके हाथ कांपने लगे। And patches of red showed above his beard. और उसकी दाढ़ी के ऊपर उसका चेहरा लाल होने लगा। Poor old chap, he is on his last pins, thought the boss. बॉस ने अपने मन में सोचा, बेचारा ये बूढ़ा आदमी, अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। And feeling kindly, he winked at the old man and said jokingly. उस पर दया महसूस करते हुए बॉस ने उस बूढ़े आदमी को देखकर आंख मारी और मजाक में कहा, I tell you what, I have got a little drop of something here that will do you good before you go out into the cold again. सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा ड्रिंक है। दोबारा बाहर के ठंडे मौसम में जाने से पहले अगर तुम उसे थोड़ा सा पी लोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। It's beautiful stuff. ये बहुत बढ़िया चीज है। It wouldn't hurt a child. इससे किसी बच्चे को भी नुकसान नहीं होगा। He took a key off his watch chain, unlocked a cupboard below his desk and drew forth a dark squared bottle. फिर उन्होंने अपनी घड़ी की चेन से एक चाबी निकाली, डेस्क के नीचे की एक अलमारी को खोला और एक छोटी मोटी और गहरे रंग की बोतल निकाली। That's the medicine, उन्होंने कहा, ये वही दवा है। And the man from whom I got it told me on the strict QT. It came from the cellars at Windsor Castle. QT मीन्स क्वाइट वे यानी गुप्त रूप से। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस आदमी से इस बोतल को लिया है उसने उन्हें गुप्त रूप से बताया है कि यह बोतल विंडसर कैसल के तहखाने से लाई गई है। ओल्ड वुडीफील्ड्स माउथ फेल ओपन एट द साइट। उस बोतल को देखकर बूढ़े वुडीफील्ड का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। He couldn't have looked more surprised if the boss had produced a rabbit. अगर उस समय बॉस ने जादू से किसी खरगोश को निकाल दिया होता तो वह उसे देखकर इतना हैरान नहीं होता जितना कि वह उस बोतल को देखकर हुआ। इट्स विस्की, ain't it? He piped feebly. उसने धीमी आवाज में कहा, ये विस्की है ना?
The boss turned the bottle and lovingly showed him the label. Whiskey it was. बॉस ने बोतल को घुमाया और बड़े ही प्यार से उस बोतल के लेबल को दिखाया। निश्चित रूप से वो विस्की ही थी। Do you know, said he, peering up at the boss wonderingly. They wouldn't let me touch it at home. वुडीफील्ड ने आश्चर्य से बॉस की ओर देखते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता है कि घर पे वे लोग मुझे इसे छूने भी नहीं देते। And he looked as though he was going to cry. और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रो पड़ेगा। आह, that's where we know a bit more than the ladies, cried the boss. बॉस ने चिल्लाते हुए कहा, अरे इस मामले में हम औरतों से थोड़ा ज्यादा जानते हैं। Swooping across for 2 tumblers that stood on the table with the water bottle and pouring a generous finger into each. उन्होंने मेज पर रखे हुए 2 ग्लास उठाए और उसमें जेनरस फिंगर यानी पर्याप्त मात्रा में विस्की डाली। ड्रिंक इट डाउन, इट विल डू यू गुड। इसे पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एंड डोंट पुट एनी वाटर विद इट, और इसमें पानी मत मिलाना। इट्स सैक्रिलेज टू टेम्पर विद स्टफ लाइक दिस। ऐसा करना सैक्रिलेज यानी पाप है। आह, he tossed off his, pulled out his handkerchief, hastily wiped his mustache, and cocked an eye at old Woodyfield, who was rolling his in his chaps. उन्होंने एक बार में ही अपना ग्लास खाली कर दिया। उसके बाद अपना रुमाल निकाला और जल्दी से अपनी मूंछों को पोंछा। फिर उन्होंने वुडीफील्ड की ओर देखा, जो कि विस्की की एक एक घूंट को मुंह में लिए हुए धीरे धीरे पी रहा था। The old man swallowed, was silent a moment, and then said faintly, "It's nutty." बूढ़े वुडीफील्ड ने विस्की पी, थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर धीमी आवाज में कहा, इसका स्वाद तो नट के जैसा है। बट इट वार्म्ड हिम, इट क्रेप्ट इनटू हिज चिल्ड ओल्ड ब्रेन, ही रिमेंबर्ड। उस विस्की से बूढ़े वुडीफील्ड को गर्माहट मिली और जैसे ही उसका असर हुआ, उसके दिमाग में वो बात याद आ गई जो कि वो कहना चाहता था। दैट वॉज इट, ही सेड, हीविंग हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज चेयर। उसने कहा, हाँ ये वही बात थी। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, आई थॉट यू वुड लाइक टू नो। मुझे लगा कि आपको ये जानकर अच्छा लगेगा। द गर्ल्स वर इन बेल्जियम लास्ट वीक हैविंग अ लुक एट पुअर रेगीज ग्रेव एंड दे हैपेंड टू कम अक्रॉस योर बॉयज। पिछले हफ्ते मेरी बेटियां बेचारे रेगी की कब्र को देखने के लिए बेल्जियम गई थी और वहां पर उन्हें आपके बेटे की भी कब्र मिली। दे आर क्वाइट नियर ईच अदर इट सीम्स। ऐसा लगता है कि दोनों की कब्रें पास पास थी। ओल्ड वुडीफील्ड paused, but the boss made no reply. बूढ़ा वुडीफील्ड थोड़ी देर रुक गया, लेकिन बॉस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। Only a quiver in his eyelids showed that he heard. केवल उनकी पलक झपकने से ये पता चला कि उन्होंने ये बात सुनी थी। The girls were delighted with the way the place is kept, piped the old voice. बूढ़े वुडीफील्ड ने धीमी आवाज में कहा कि उसकी बेटियां वहां की देखभाल और रख रखाव को देखकर बहुत खुश थी। Beautifully looked after. Couldn't be better if they were at home. वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से देखभाल की जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वे अपने घर पर ही हो। You have not been across, have you? क्या आप वहाँ नहीं गए क्या? No, no, for various reasons. The boss had not been across. बहुत सारे reasons थे जिसके कारण वो बेल्जियम नहीं गया। There are miles of it, quavered old Woodyfield. बूढ़े वुडीफील्ड ने कांपती हुई आवाज में कहा, वह जगह तो मीलों दूर तक फैली हुई है। एंड इट्स ऑल एज नीट एज अ गार्डन। और वो जगह उतनी ही साफ सुथरी है जितना कि एक बगीचा होता है। फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन ऑल द ग्रेव्स। सारी की सारी कब्रों पर फूल उगे हुए हैं। नाइस ब्रॉड पाथ्स। और चौड़े चौड़े साफ सुथरे रास्ते हैं। इट वॉज प्लेन फ्रॉम हिज वॉइस हाउ मच ही लाइक्ड अ नाइस ब्रॉड पाथ। उसकी आवाज से ये साफ पता चल रहा था कि उसे साफ सुथरे और चौड़े रास्ते पसंद है। द पॉज केम अगेन। थोड़ी देर के लिए दोबारा चुप्पी छा गई। देन द ओल्ड मैन ब्राइटेंड वंडरफुली। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक खुशी से चमक उठा। डू यू नो व्हाट द होटल मेड द गर्ल्स पे फॉर अ पॉट ऑफ जैम, ही पाइप्ड। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप जानते हैं कि उस होटल में मेरी बेटियों से एक पॉट जैम के कितने पैसे लिए गए? 10 फ्रैंक्स। उनसे 10 फ्रैंक लिए गए। रॉबरी आई कॉल इट। मैं तो इसे लूट कहता हूँ। It was a little pot, so Gertrude says, no bigger than a half crown. इसलिए गर्ट्यूड ने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा बर्तन है, इसका प्राइस हाफ क्राउन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। And she had not taken more than a spoonful when they charged her 10 francs. जब उन्होंने उससे 10 फ्रैंक्स चार्ज किए तो उसने एक चम्मच से ज्यादा उसे नहीं खाया। Gertrude brought the pot away with her to teach them a lesson.
गर्ट्यूड उन्हें सबक सिखाने के लिए उस बर्तन को अपने साथ ले आई। क्वाइट राइट टू, इट्स ट्रेडिंग ऑन आवर फीलिंग्स। और उसने ये ठीक ही किया, क्योंकि वे हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। दे थिंक बिकॉज वी आर ओवर देयर हैविंग अ लुक राउंड वी आर रेडी टू पे एनीथिंग। क्योंकि वे सोचते हैं कि हम वहां पर अपने प्रियजनों की कब्र को देखने आए हैं, इसलिए हम कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। दैट्स वॉट इट इज, एंड ही टर्न टुवर्ड्स द डोर। असल में यही बात है, और ये कहकर वो दरवाजे की ओर मुड़ गया। क्वाइट राइट, क्राइड द बॉस। दो वॉट वॉज क्वाइट राइट ही हैड नॉट द लीस्ट आइडिया। बॉस ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल ठीक, जबकि उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या ठीक था। He came round by his desk, followed the shuffling footstep to the door, and saw the old fellow out. वह अपनी मेज के पास से घूमकर वुडी फील्ड के कदमों का पीछा करते करते दरवाजे तक गए और उसे बाहर तक छोड़कर आए। वुडी फील्ड वॉज गॉन। अब वुडी फील्ड जा चुके थे। फॉर अ लॉन्ग मोमेंट द बॉस स्टेड, स्टेयरिंग एट नथिंग। थोड़ी देर तक बॉस वहां पर खाली नजरों से देखते रहे। While the grey-haired office messenger watching him dodge in and out of his cubby hole like a dog that expects to be taken for a run. तभी वहां पर उन्हें एक सफेद बालों वाला ऑफिस मैसेंजर देख रहा था और अपने कबी होल यानी बिल के जैसे छोटे से कमरे से बार बार अंदर बाहर हो रहा था, जैसे कि कोई कुत्ता दौड़ने के इंतजार में हो। Then I will see nobody for half an hour, Messi, said the boss. तब बॉस ने उससे कहा, मैसी मैं आधे घंटे तक किसी से भी नहीं मिलूंगा। अंडरस्टैंड, समझे? नोबडी एट ऑल, किसी से भी नहीं मिलूंगा। उसने कहा, वेरी गुड सर, ठीक है सर। द डोर शट, द फर्म हैवी स्टेप्स रिक्रॉस द ब्राइट कारपेट। दरवाजा बंद हुआ और बॉस अपने भारी कदमों से ब्राइट कारपेट पे चलते हुए वापस आ गया। द फैट बॉडी प्लम डाउन इन द स्प्रिंग चेयर। वो अपने भारी कदमों से अपनी स्प्रिंग वाली कुर्सी पर बैठ गए। एंड लीनिंग फॉरवर्ड द बॉस कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंड्स। और आगे की ओर झुककर उन्होंने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। ही वॉन्टेड, ही इंटेंडेड, ही हैड अरेंज टू वीप। वो रोना चाहते थे, उन्होंने रोने का मन बना लिया और उन्होंने रोने का इंतजाम भी कर लिया। इट हैड बीन अ टेरिबल शॉक टू हिम व्हेन ओल्ड वुडीफील्ड स्प्रैंग दैट रिमार्क अपॉन हिम अबाउट द बॉयज ग्रेव। जब बूढ़े वुडीफील्ड ने उनसे उनके बेटे की कब्र के बारे में बात की तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। इट वॉज एग्जैक्टली एज दो द अर्थ हैड ओपेंड एंड ही हैड सीन द बॉय लाइंग देयर विद वुडीफील्ड्स गर्ल्स स्टेयरिंग डाउन एट हिम। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि जमीन फट गई हो और वहां वो अपने बेटे को कब्र में लेटा हुआ देख रहे हों और वहीं पर वुडीफील्ड की बेटियां भी उसे देख रही हों। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉस बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बेटे की याद में टूट चुका था। फॉर इट वॉज स्ट्रेंज, ये बात सचमुच अजीब थी। ऑल्दो ओवर 6 years had passed away, the boss never thought of the boy except as lying unchanged, unblemished in his uniform as live forever. यद्यपि बॉस के बेटे को मरे 6 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी बॉस हमेशा अपने बेटे को उसी रूप में याद करते थे, जैसे कि वो बिना किसी बदलाव के बेदाग यूनिफॉर्म पहने हुए हमेशा के लिए सो गया हो। माई सन, ग्रोन्ड द बॉस। बॉस ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा बेटा। बट नो टीयर्स केम येट। लेकिन फिर भी उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले। इन द पास्ट, इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एंड इवन ईयर्स आफ्टर द बॉयज डेथ, ही हैड ओनली टू से दोज वर्ड्स टू बी ओवरकम बाय सच ग्रीफ दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ अ वायलेंट फिट फॉर वीपिंग कुड रिलीव हिम। पहले जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, उसके कुछ महीने और कुछ सालों तक सिर्फ यही शब्द मेरा बेटा कह देने से वो इतना ज्यादा दुखी हो जाते थे कि रोए बिना उन्हें राहत नहीं मिलती थी। टाइम, ही हैड डिक्लेयर्ड देन, ही हैड टोल्ड एवरीबडी, कुड मेक नो डिफरेंस। उस समय उन्होंने सबसे कहा था कि समय बीत जाने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात समय के बीतने से भी उनका दर्द कम नहीं होगा। Other men perhaps might recover, might leave their loss down, but not he. दूसरे लोग शायद अपने दुख को सहकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। How was it possible? ऐसा कैसे संभव था? His boy was an only son. उनका वही एक लौता बेटा था। Ever since his birth, the boss had worked at building up this business for him. जब से बॉस के बेटे का जन्म हुआ था, तब से वो अपना ये व्यापार उसी के लिए खड़ा कर रहे थे। It had no other meaning if it was not for the boy.
और अब जब बेटा ही नहीं रहा तो उनके उस व्यापार का कोई अर्थ नहीं था। लाइफ इटसेल्फ हैड कम टू हैव नो अदर मीनिंग। यहाँ तक कि उनका बेटा ना होने की वजह से उनके जीवन का भी कोई मतलब नहीं था। हाउ ऑन अर्थ कुड ही हैव स्लेव्ड, डिनाइड हिमसेल्फ, kept going all those years without the promise forever before him of the boy stepping into his shoes and carrying on where he left off? वह इतने सालों तक इतनी मेहनत कैसे करता, अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे करता और लगातार काम कैसे करता, अगर उसे ये उम्मीद ना होती कि एक दिन उसका बेटा उसकी जगह लेगा और उसके अधूरे काम को आगे बढ़ाएगा। मिस बॉस ने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत इसलिए की क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा भविष्य में उसका काम संभालेगा। उसी उम्मीद ने उसे सालों तक मेहनत करने की हिम्मत दी थी। एंड दैट प्रॉमिस हैड बीन सो नियर बीइंग फुलफिल्ड। और उसका यह सपना लगभग पूरा ही होने वाला था। द बॉय हैड बीन इन द ऑफिस लर्निंग द रोप्स फॉर अ ईयर बिफोर द वार। युद्ध से पहले 1 साल तक उनका बेटा ऑफिस में रहकर काम सीख रहा था। एवरी मॉर्निंग दे हैड स्टार्टेड ऑफ टुगेदर। दे हैड कम बाय द सेम ट्रेन। हर सुबह वे दोनों साथ में ही निकलते थे और एक ही ट्रेन से वापस आते थे। एंड वॉट कॉन्ग्रेचुलेशंस ही हैड रिसीव्ड एज द बॉयज फादर। और उसके जैसे बेटे का पिता होने के कारण बॉस को बहुत सारी बधाइयां भी मिली थी। नो वंडर ही हैड टेकन टू इट मार्वेलसली। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था कि उनका बेटा बहुत ही अच्छी तरह से काम सीख रहा था। एज टू हिज पॉपुलैरिटी विद द स्टाफ, एवरी मैन जैक ऑफ देम, डाउन टू ओल्ड मैसी कुडंट मेक इनफ ऑफ द बॉय। उनका बेटा ऑफिस के सभी कर्मचारियों के बीच पॉपुलर हो गया था, यहाँ तक कि बूढ़े मैसी भी उसे बहुत पसंद करते थे। एंड ही वॉजंट द लीस्ट स्पॉइल्ड। और उनका बेटा बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ नहीं था। नो, ही वॉज जस्ट हिज ब्राइट नेचुरल सेल्फ। नहीं, वो अपने स्वभाव से ही खुश मिजाज था। विद द राइट वर्ड फॉर एवरीबडी। वह हर किसी से बहुत ही अच्छे तरह से बात करता था। विद दैट बॉयिश लुक एंड हिज हैबिट ऑफ सेइंग सिंपली स्प्लेंडिड। उसका चेहरा बच्चे की तरह मासूम था और वो अक्सर बोला करता था, बहुत अच्छा या बहुत शानदार। बट ऑल दैट वॉज ओवर एंड डन विद एज दो इट नेवर हैड बीन। लेकिन अब वो सब इस तरह से खत्म हो चुका था जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। द डे हैड कम व्हेन मैसी हैड हैंडेड हिम द टेलीग्राम दैट ब्रॉट द होल प्लेस क्रैशिंग अबाउट हिज हेड। एक दिन वह आया जब मैसी ने उसे एक टेलीग्राम दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। डीपली रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है। एंड ही हैड लेफ्ट द ऑफिस अ ब्रोकन मैन विद हिज लाइफ इन ड्रीम्स। और ये खबर सुनने के बाद वो अपने ऑफिस से एक ऐसे टूटे हुए आदमी की तरह निकले जिसका जीवन बर्बाद हो चुका था। 6 years ago, 6 years, 6 साल पहले। हाउ क्विकली टाइम पास्ड। समय कितनी जल्दी बीत गया। इट माइट हैव हैपेंड yesterday। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कल की ही बात हो। द बॉस टुक हिज हैंड्स फ्रॉम हिज फेस, ही वॉज पजल्ड। बॉस ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए, वो उलझन में थे। समथिंग seemed to be wrong with him। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। He wasn't feeling as he wanted to feel। वो वैसा महसूस नहीं कर पा रहा था जैसा वो महसूस करना चाहता था। मीन्स वो रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पा रहा था। He decided to get up and have a look at the boy's photograph। उसने उठकर बेटे की तस्वीर देखने का निश्चय किया। But it wasn't a favorite photograph of his। The expression was unnatural। लेकिन वो उसकी पसंदीदा तस्वीर नहीं थी। उसमें उसके चेहरे का भाव स्वाभाविक नहीं था। It was cold, even stern looking। तस्वीर में उसका चेहरा ठंडा और कठोर लग रहा था। The boy had never looked like that। असल में उसका बेटा कभी भी वैसा नहीं दिखता था। At that moment the boss noticed that a fly had fallen into his broad ink pot। उसी समय बॉस ने नोटिस किया कि एक मक्खी उसके बड़े से इंक पॉट में जाकर गिर गई है। And was trying feebly but desperately to clamber out again। वह कमजोर थी लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। Help, help, said those struggling legs। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी छटपटाती हुई टांगे मदद के लिए चिल्ला रही हूँ। But the sides of the ink pot were wet and slippery। It fell back again and began to swim। लेकिन उस इंक पॉट के किनारे गीले और फिसलन से भरे हुए थे, इसलिए वो बार बार गिर जा रही थी और इंक में तैरने लग रही थी। The boss took up a pen, picked the fly out of the ink and shook it onto a piece of blotting paper। बॉस ने एक पेन लिया, उससे उस मक्खी को बाहर निकाला और उसे झटककर ब्लॉटिंग पेपर पर गिरा दिया।
For a fraction of a second, it lay still on the dark patch that oozed round it. एक पल के लिए वो मक्खी उस स्याही के गहरे दाग पर चुपचाप पड़ी रही। स्याही तो ब्लॉटिंग पेपर में एब्जॉर्ब हो गई थी, लेकिन उसका गहरा दाग ब्लॉटिंग पेपर पे बना हुआ था। Then the front legs waved, took hold and pulling its small sodden body up. फिर उसकी आगे की टांगे हिली, उसने थोड़ा सहारा लिया और अपने छोटे से सॉडन यानी भीगे हुए शरीर को ऊपर उठाया। It began the immense task of cleaning the ink from its wings. फिर उसने अपने पंखों से स्याही साफ करने का एक कठिन काम शुरू किया। Over and under went a leg along a wing. As the stone goes over and under the scythe. उसकी टांग पंखों के ऊपर नीचे चलने लगी, जिस तरह से हंसियों को धार करने के लिए उसे पत्थर पर ऊपर नीचे घिसा जाता है। Then there was a pause. फिर थोड़ी देर तक शांति छा गई। While the fly, seeming to stand on the tips of its toes, tried to expand first one wing and then the other. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मक्खी अपने पंजों पर खड़े होकर पहले अपने एक पंख को और फिर दूसरे पंख को फैलाने की कोशिश कर रही थी। It succeeded at last, and sitting down, it began like a minute cat to clean its face. आखिरकार वो मक्खी अपने काम में सफल हो गई। वह बैठ गई और एक बिल्ली की तरह अपना चेहरा साफ करने लगी। Now one could imagine that the little front legs rubbed against each other, lightly, joyfully. अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी छोटी छोटी टांगे खुशी के मारे एक दूसरे से रगड़ रही हों। The horrible danger was over. भयानक खतरा टल चुका था। It had escaped. It was ready for life again. वह उस खतरे से बच गई थी और फिर से जीवन जीने के लिए तैयार थी। But just then the boss had an idea. तभी बॉस के मन में एक विचार आया। He plunged his pen back into the ink, leaned his thick wrist on the blotting paper. उसने अपनी पेन को फिर से इंक में डुबाया और अपना भारी हाथ ब्लॉटिंग पेपर पर टिका दिया। And as the fly tried its wings, down came a great heavy blot. और जैसे ही उस मक्खी ने अपने पंख फैलाने की कोशिश की, तभी उसके ऊपर इंक की एक बड़ी सी बूंद आकर गिरी। What would it make of that? What indeed? अब उसका क्या होगा? The little beggar seemed absolutely cowed, stunned and afraid to move because of what would happen next. वह बेचारी छोटी सी मक्खी काउड यानी सहमी हुई, स्टन्ड मीन्स हैरान, और हिलने से भी डर रही थी, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। But then, as if painfully, it dragged itself forward. लेकिन फिर वो दर्द सहते हुए जैसे तैसे आगे खिसकने लगी। The front legs waved, caught hold, and more slowly this time, the task began from the beginning. उसकी आगे की टांगे फिर से हिली, फिर उन्होंने सहारा लिया और इस बार और भी धीरे धीरे उसने फिर से खुद को साफ करने का काम शुरू कर दिया। He is a plucky little devil, thought the boss. And he felt a real admiration for the fly's courage. बॉस ने अपने मन में सोचा कि यह छोटी सी मक्खी कितनी बहादुर है, और उसने सचमुच उस मक्खी के साहस की प्रशंसा की। That was the way to tackle things. That was the right spirit. उसने सोचा यही तरीका है मुश्किलों का सामना करने का, और यही सही हिम्मत है। Never say die. कभी भी हार मत मानो। It was only a question of. ये तो सिर्फ समय की बात है। But the fly had again finished its laborious task. लेकिन तभी मक्खी ने फिर से अपने आप को साफ करने का वो कठिन काम कर लिया। And the boss had just time to refill his pen to shake fair and square on the new cleaned body yet another dark drop. बॉस ने फिर से अपनी पेन को इंक में डुबोया और उस मक्खी के साफ किए हुए शरीर पर फिर से एक इंक की बूंद डाल दी। What about it this time? अब देखेंगे कि इस बार वो क्या करेगी। A painful moment of suspense followed. तनाव से भरे हुए कुछ पल और बीते। But behold, the front legs were again waving. The boss felt a rush of relief. लेकिन उस मक्खी के सामने के पैर फिर से हिले। ये देखकर बॉस को राहत मिली। He leaned over the fly and said to it tenderly, "You artful little bee." वह मक्खी की ओर थोड़ा सा झुका और प्यार से उससे बोला, छोटी सी मक्खी तुम बहुत ही चालाक हो। वह अपने शब्दों को पूरा नहीं कर पाया। And he actually had the brilliant notion of breathing on it to help the drying process. और तभी बॉस के मन में विचार आया कि वो उस मक्खी को फूंक मार मार कर जल्दी से सुखा दे। All the same there was something timid and weak about its efforts now. तभी उसने नोटिस किया कि अब उस मक्खी की कोशिशों में कमजोरी और डर झलक रहा था। And the boss decided
that this time should be the last as he dipped the pen deep into the ink pot. और अब बॉस ने सोचा कि इस बार वो आखिरी बार ऐसा करेगा और फिर उसने अपने पेन को बहुत ही गहराई तक इंक में डुबोया। इट वॉज, सचमुच उसका ये काम आखिरी बार ही था। द लास्ट ब्लॉट फेल ऑन द सोक्ड ब्लॉटिंग पेपर एंड द ड्रैगन फ्लाई ले इन इट एंड डिड नॉट स्टर। अब उस ब्लॉटिंग पेपर पर आखिरी बार इंक की बूंद गिरी और भीगी हुई मक्खी वहीं पर पड़ी रही, वह हिली तक नहीं। द बैक लेग्स वर स्टक टू द बॉडी, द फ्रंट लेग्स वर नॉट टू बी सीन। उसकी पीछे की टांगें उसके शरीर से चिपक गई थी और आगे की टांगें दिखाई ही नहीं दे रही थी। कम ऑन सेड द बॉस, लुक शार्प। बॉस ने कहा, चलो जल्दी करो। एंड ही स्टायर्ड इट विद हिज पेन इन वेन। और उसने उस मक्खी को कलम से हिलाया, लेकिन उसका ऐसा करना बेकार था। नथिंग हैपेंड और वॉज लाइकली टू हैपन। कुछ भी नहीं हुआ और ना ही अब कुछ होने वाला था। द फ्लाई वॉज डेड, क्योंकि मक्खी अब मर चुकी थी। द बॉस लिफ्टेड द कॉर्प्स ऑन द एंड ऑफ द पेपर नाइफ एंड फ्लंग इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट। बॉस ने पेपर काटने वाले चाकू से उस मक्खी की लाश को उठाया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। बट सच ए ग्राइंडिंग फीलिंग ऑफ रेचेडनेस सीज्ड हिम दैट ही फेल्ट पॉजिटिवली फ्राइटेंड। तभी उसके मन में एक गहरी बेचैनी और दुख की भावना उठी, जिसके कारण वो खुद ही डर गया। ही स्टार्टेड फॉरवर्ड एंड प्रेस द बेल फॉर मैसी। वह घबराकर आगे बढ़ा और मैसी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। ब्रिंग मी सम फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर, ही सेड स्टर्नली, एंड लुक शार्प अबाउट इट। बॉस ने कठोर आवाज में कहा, मेरे लिए नया ब्लॉटिंग पेपर लाओ और ये काम जल्दी करो। एंड वाइल द ओल्ड डॉग पैडेड अवे, ही फेल टू वंडरिंग व्हाट इट वॉज ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट बिफोर। और जब वो बूढ़ा नौकर चला गया, तब बॉस सोचने लगा कि वो पहले क्या सोच रहा था। वो क्या था जो वो सोच रहा था? क्या वह? फिर वो थोड़ा रुक गया। ही टूक आउट हिज हैंडकरचीफ एंड पास्ड इट इनसाइड हिज कॉलर। उसने अपना रुमाल निकाला और उसे अपनी कॉलर के अंदर डालकर अपनी गर्दन को पोंछा। फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट रिमेंबर। वो चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था। मिस बॉस अपने बेटे की मौत के दुख से खुद को बचाने के लिए भावना से हीन हो चुका है। उसके लिए जीवन का क्या मतलब है, उसे कुछ भी याद नहीं रह जाता। इस प्रकार इस कहानी में कैथरीन मैन्सफील्ड ने एक मक्खी के जरिए मानव जीवन के दुख, संघर्ष और मृत्यु की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। मक्खी जीवन के संघर्ष का प्रतीक है, जो बार बार गिरकर भी उठने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में हार जाती है। इसी तरह से मनुष्य भी परिस्थितियों से लड़ता रहता है, लेकिन मौत एक ऐसा सत्य है जिसके आगे सबको हारना पड़ता है। इस तरह से ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि समय बीतने पर भी गहरे से गहरा दुख भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। वो इंसान के मन में किसी न किसी कोने में छिपा ही रहता है। अतः ये कहानी हमें मनुष्य के जीवन की नश्वरता और उसकी भावनाओं की जटिलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहीं पर कैथरीन मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से और विस्तार से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।